साहित्य प्रेमी मंडल जो ऐसे हीरे चुन करके जिनको निराला श्री सम्मान जैसे दे रहे हैं, यहाँ साहित्य के हीरे चुने हुए हैं और यहाँ जो प्रथम पंक्ति में बैठे हैं वो समाज सेवा के हीरे सामने बैठे हैं, जो समाज सेवा में जिन्होंने बड़ा काम किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ साहित्य प्रेमी मंडल के महासचिव डॉक्टर परवीन शुक्ल जी, जिनकी 12 बार अमेरिका यात्रा, 15 बार लाल किला, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में 3 बार काव्य पाठ किया और जहाँ जहाँ हिंदी जाती है विश्व में वहाँ वहाँ डॉक्टर परवीन शुक्ल जी ने हिंदी का परचम फहराया और 2014 से निरंतर इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई डॉक्टर परवीन शुक्ल जी, मैं 4 पंक्तियों से उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। उस बड़े कवि को, उस बड़े इंसान को, मेरे ख्याल 27 पुस्तकें, ये सब इतने एक दिन का नहीं है, इसमें वर्षों लगते हैं। कि कहीं पर्वत बड़े ऊंचे, कहीं सागर की गहराई, कहीं पर्वत बड़े ऊंचे, कहीं सागर की गहराई, कहीं भूकंप के झटके बनाते हैं बड़ी खाई और जमाने के जमाने बीत जाते हैं बदलने में, किसी ने एक दिन में आज तक मंजिल नहीं पाई, किसी ने एक दिन में, जिन्होंने पूरा जीवन अपना दे दिया साहित्य के लिए। डॉक्टर परवीन शुक्ल जी के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और इस शानदार आयोजन के लिए साहित्य प्रेमी मंडल के लिए जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद रसिक का। मैंने अपने बारे में जो जो बताया था वो सब उन्होंने ईमानदारी से बोला। इससे पता लगता है कि हरियाणा का आदमी ईमानदारी होता है। छोटू थोड़ी सी आवाज़ बदल इसकी, ये मैं बता दूंगा। बलवंत, वो केजरीवाल भी वैसे हरियाणा का ही था भाई साहब। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप सब। मेरे लिए ये कवि सम्मेलन एक पूजा के जैसा है और ये सच है कि पिताजी की संस्था का ये कारवां साहित्य प्रेमी मंडल एक परिवार बन गया है। राजेश भैया यहाँ बैठे हैं। 2014 में पिताजी ने कह दिया था अब ये मंडल हम भंग कर रहे हैं, आज के बाद साहित्य प्रेमी मंडल का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मुझे वो दिन याद है, 15 अगस्त 2014। बहुत उनकी तबीयत खराब थी, सांस उखड़ने लगी थी, अस्थमा की बीमारी रहती थी और अपने सारे कवि मित्र उन्होंने बुलाए थे घर पर और कहा कि मैं 15 अगस्त पर एक गोष्ठी कर रहा हूँ और उस गोष्ठी में किसी को, घर में किसी को नहीं बताया, यही साहित्य प्रेमी मंडल, अब से 11 साल पहले। और अचानक ये कहा कि आज से ये संस्था समाप्त, और ये अंतिम कार्यक्रम था जिसमें मैंने आपको आमंत्रित किया। तो राजेश जी उसी समय आए मेरे पास, बाहर ड्राइंग रूम में लोग चाय वाय पी रहे थे कि अंकल ये कह रहे हैं ये संस्था समाप्त, इनका तो कोई सपना ही नहीं है, इसके अलावा कोई कामना ही नहीं है और इतने साल से मैंने देखा है, तो ये कार्यक्रम खत्म नहीं होना चाहिए। और एक बात उन्होंने कही जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, यदि कोई किसी भी रूप में अपने पिता से इस रूप में जुड़ा है, इन्होंने ये कहा कि यदि पिता की संपत्ति तुम्हारी है, पिता का नाम तुम्हारा है, पिता का संस्कार तुम्हें मिला है, तो पिता की संस्था की जिम्मेवारी कौन संभालेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो भी आपके पास आपके पिता का संस्कार है, जिस रूप में भी है, कविता के अलावा बहुत सारे रूपों में हो सकता है, बहुत सारे मिशन के रूप में हो सकता है, बेशक उसमें कोई लाभ ना हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसे संभालने से पिता की आत्मा को सुकून मिलेगा और ये उनके प्रति एक सच्चा तर्पण होगा। तो इस रूप में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। फिर इतना बड़ा परिवार बन गया। अरुण भैया तो उसी समय से साथ हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, एक ही लाइन में मान लीजिए पूरा परिवार, श्याम बिहारी मिश्रा जी, और ये देखिए मंजू तो कई बार भावुक हो गई, मेरी आदरणीय दीदी मधु मोहिनी जी, बहुत सुविख्यात कवित्री हैं। अमिताभ बच्चन ने सुना इनको सामने बैठकर, अमिताभ बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या सब थे उस कार्यक्रम में। और कीर्ति जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि जहाँ भी साहित्यिक अनुष्ठान होगा वो हर समय हर नए कवि से लेकर और हर प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हैं। अशोक भैया आ जाओ,
अशोक भैया के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। दिनेश भैया कहाँ हैं? अल्हड़ जी के सुपुत्र। दिनेश भैया एक बार आप भी आ जाओ। अशोक भैया आप भी आ जाओ। कविता पाठ तो हो जाएगा, पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इन दोनों विभूतियों के लिए आप तालियां बजाइएगा, मेरे कहने से बजाइएगा। मैंने एक ऐसा घर देखा अल्हड़ बीकानेरी का, आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात का, विश्वास नहीं करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अरुण भैया, पिताजी के जाने के बाद 7 वर्ष तक जिस कमरे में वो रहते थे, यदि कोई व्यक्ति उस कमरे को उसी रूप में, जहां प्रतीक चिन्ह छोड़कर गए वो प्रतीक चिन्ह, जहां पुस्तक छोड़ गए वहां पुस्तक, जहां उनके सम्मान पत्र रखे थे वो अनवरत ऐसे ही रखे रहे, ऐसे ही सफाई होती रही। जहां उनके कलम रखे जाते थे उस बॉक्स में वो कलम भी ऐसे ही रखे रहे। तो उस परिवार का नाम अल्हड़ बीकानेरी का परिवार है। तालियां कम बजाई हैं आपने तो। मेरे गुरु थे, मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं। मैंने बहुत सीखा उनसे और मैं समझता हूं यही कविता की ताकत है, यही हमारा संस्कार है। 2 मुक्तक और एक छोटी सी कविता सुना देता हूं। ये कहता हूं कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। अब मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर, मैं बहुत सारे तेवरों में सुनाता हूं, पर अब अचानक मेरा मूड इधर बन गया। समय था वो भी, बलवंत नजदीक आना पड़ रहा है माइक के। समय था, हां बस अब यहीं रखना। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते। क्या बात है, वाह वाह। तालियां उठें तो एक बार भरपूर बजा दीजिए, अपने बड़ों को याद करके बजा दीजिए। कभी कच्चे मकानों में सच्चे लोग रहते थे, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। एक मुक्तक और निवेदित करता हूं, आदरणीय पंवार जी को सौंपता हूं। बिल्कुल ताजा है, कीर्ति जी आपने भी शायद नहीं सुना होगा। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता। आशीर्वाद दीजिएगा, साहित्य प्रेमी मंडल में पहली बार सुना रहा हूं। रामतार भैया, खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता। अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। बड़ा है आदमी सच में वही, किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, वाह वाह, क्या बात। जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता, जो अपने सामने, कोई कितना ही बड़ा अरबपति है, यदि उससे मिलने के बाद आप छोटे हो गए तो आप बड़े आदमी से तो नहीं मिल रहे। बड़ा तो वही है जिससे मिलने के बाद आप बड़े हो जाते हैं। बहुत सारे रंगों में मैंने कविताएं लिखी हैं। मुकेश पालीवाल जी, क्या सुना दूं, ये सोच नहीं पा रहा हूं अभी। गिलहरी वाली, अच्छा चलिए। मैंने कहा ना मैं हास्य व्यंग का कवि हूं। मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए। मैंने कल्पना की कि बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई। बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दें। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आईं तो गैराज के मालिक ने यह सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। विशेष बात यह है कि मैंने दोनों बातों को एक साथ पढ़ लिया। आगे समझ में, खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है, उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। मैंने बताया कि गाड़ी नेताजी की है, उस पर गाड़ी की खराबी लिखी हुई है उनके नाम के साथ। मेरा किसी राजनीतिक वो नहीं है, बस एक कैरेक्टर आपको आनंद आएगा। सबसे पहली गाड़ी उस पर लिखा हुआ था मल्लिकार्जुन खड़गे।
मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। बजा दीजिए तालियां। मैंने कहा ये माइक्रो पोइट्री है, एक नाम और एक करेक्टर खत्म हो जाएगा। दूसरी गाड़ी श्री लालू प्रसाद यादव, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। और अगले जोड़े पर खराबी नेताजी की नहीं है, गाड़ी की है। मन करे तो ऐसी बजा देना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक नहीं बजी हैं। श्री राहुल गांधी, गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। भाई मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, जो दिख रहा है वो लिख रहा हूं। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। कल ये पंक्ति मैंने सुनाई पमार जी को तो बोले अब इसको बदल दो, अगली बात ज्यादा अच्छी लगे तो तालियां पमार जी के लिए बजाना। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में दारू भरी हुई है और गाड़ी भी भगवंत मान ड्राइव कर रहा, तो एक्सीडेंट होना ही है। एक जोड़ा और सुनिएगा। मैं कलकत्ता गया था एक प्रोग्राम में, अर्जुन जी विष्णु जी मुझे साथ लेकर गए थे कॉल इंडिया के प्रोग्राम में। वहां 1200 लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। बोले जी एक लाइन में इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता, समझ जाएं तो आप बैठे बैठे आशीर्वाद दे सकते हैं। माननीय ममता बनर्जी, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। श्री नीतीश कुमार, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ ये नहीं पता पड़ता गाड़ी किस दिशा में चली जाएगी। एक बस छोटी सी रचना सुना देता हूं, वही सुना देता हूं इसके लिए विष्णु जी ने कहा है। कोयल का रंग होता है काला, सुनिएगा, जो भैया ने कहा वही सुनाता हूं। और बस इसी के साथ काव्य पाठ का विराम, घंटों तक सुना देता हूं, लेकिन अभी हमें दो बड़े रचनाकारों को सुनना है। मेरी बहुत मन की कविता है, मैंने लगभग 80 कविताएं लिखी। जग्गा जी और भाभी बैठे हैं, मैं मन चाहूंगा सुनिएगा मन से। गुप्ता जी पहली बार सुन रहे हैं। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। अगली दो पंक्तियों पर समर्थन चाहिए आपका। कीर्ति जी भेंट करता हूं आपको। लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब, एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। प्रणाम करता हूं। बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना। बया से ना कहना, क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना। मोर से ना कहना, बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाचकर दिखाओ। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। अंतिम दो पंक्तियां पूरे सदन की तालियां पहुंचे, यदि बात आप तक पहुंच जाए तो। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। एक बार थोड़ी सी और मोहब्बत मुझ तक पहुंचा दीजिए, तो मुझे लगता है कि ये ही शायद एक जिंदगी का बड़ा अनुभव है। मैंने एक कविता सुनाई थी एनटीपीसी दादरी में,
मेरे जीवन की, जितेंद्र जी, सच्ची घटना है ये। राजेश अग्रवाल के संचालन में था वहाँ कवि सम्मेलन। तो एक पति पत्नी बाद में आए मेरे पास, उन्होंने दोनों की आंखें डबडबाई हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारा कुछ आपस में डिस्प्यूट चल रहा था और हम संबंध विच्छेद की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस कविता के बाद हमने निर्णय लिया है कि हम एक दूसरे को उसके मूल स्वभाव के साथ स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं।